फलक पे जितने सितारे हैं वो भी शर्माए। ओ देने वाले मुझे इतनी जिंदगी दे दे, यही सजा है मेरी, मौत ही ना आए मुझे। किसी को चैन मिले, मुझको बेकली दे दे। अनीता, रात शायद आधी बीत चुकी है। सारा शहर अभी जाने किस दुनिया में खोया हुआ है, लेकिन मुझसे नींद कोसों दूर है। एक अजीब पश्चाताप की आग में मैं जल रहा हूँ। वो दिन जो मैंने तुम्हारे साथ बिताए हैं, उनकी याद ने आज मुझे बेचैन कर दिया है, और हार कर मैं तुम्हें सारी बातें लिखने बैठ गया हूँ। ओह, क्या क्या सोचा था मैंने, क्या कर बैठा। उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा, सांस की ले पे तेरा नाम लिए जाऊंगा। कैसे भुलाऊं वो वक्त जब पहली बार मैं तुमसे मिला था। सच कितना असहाय था मैं उन दिनों। बाबूजी के रिटायरमेंट के बाद गरीबी के कारण घर की निरंतर बिगड़ती चली जाती हालत, बीए करने के बाद 4-5 साल की लंबी बेरोजगारी और उस पर समाज की उपेक्षित दृष्टि ने मुझे अपना घर बार सब कुछ छोड़ कहीं अन्यत्र भाग जाने को बाध्य कर दिया था, और मैं भागकर बनारस पहुंचा था। बनारस पहुंचने के बाद मैं कहाँ जाऊंगा, क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, इन तमाम प्रश्नों का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। बस अपनी मंजिल से बेखबर यूं ही निरंतर बढ़ता चला जा रहा था। रात का वक्त, अचानक जोरों की बारिश शुरू हो गई थी, और अपने आप को भीगने से बचाने के लिए सड़क के किनारे बनी फूस की एक छावनी की ओर मैं दौड़ पड़ा था, जहां पहली बार हमने एक दूसरे को देखा। तुम्हें वहां पा थोड़ी झिझक सी तो हुई थी मुझे, पर तभी तुम बोल उठी थी, अरे यूं आप बाहर भीग क्यों रहे हैं, आइए अंदर आ जाइए। कितना अपनापन था इस वाक्य में, मैं खुद को रोक न पाया था, और उस फूस की छावनी में ही एक किनारे सर झुकाए खड़े होकर बारिश रुकने का इंतजार करने लगा था। लेकिन बारिश ने वहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा। तेज हवा का झोंका आता और पानी का रेला हम दोनों को ही भीगा डालता। फूस की पुरानी छत जगह जगह से चू रही थी तो अलग। हम दोनों अपने आप को भीगने से बचाने के लिए प्रयत्नशील थे, दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल अपरिचित, दोनों मौन। इस बीच कभी कभी मैं नजरें उठाकर तुम्हें देख लेता था। नीले रंग की निहायत साधारण सूती साड़ी में भी एक संपूर्ण भारतीय नारी की सुंदरता झलक रही थी। खुद से ऐसी कोशिश करता कि तुम मुझे देख न पाओ, पर होता ऐसा कि तुम मुझे देख मुस्कुरा देती और मैं झेंप जाता। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, एक अनजान हसीना से मुलाकात की रात। उफ, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं लेती। जाना कहाँ है आपको? एक लंबी चुप्पी को तोड़ते हुए तुमने कहा था। जी कुछ पता नहीं, इतना बड़ा शहर है, कहीं भी चला जाऊंगा, किसी तरह मैं बोल पाया था। सुनकर तुम चौंक पड़ी थी। क्या? मैं कुछ समझी नहीं। जी, मैं नौबतपुर गांव का रहने वाला हूँ। मेरा नाम मनीष है। भाई बहनों में सबसे बड़ा हूँ, इसलिए माँ बाबू जी को बड़ी आशाएं थी मुझसे, लेकिन अब नहीं लगता उनकी आशाएं पूरी हो पाएंगी भी कभी, और इसीलिए मैं कहते कहते मेरा गला भर आया था। सुनकर तुम जोरों से हंस पड़ी थी, और आप सब कुछ छोड़कर भाग आए। अरे जनाब, लगातार संघर्ष ही तो मर्द की जिंदगी की खूबसूरती होती है, इसमें निराश होने की क्या बात है। पता नहीं क्यों तुम्हारी बातें मुझे कुछ व्यंग्यात्मक सी लगी थी। बात को बदलते हुए मैंने कहा था, जी आप, लेकिन इसके पहले कि मैं अपना वाक्य पूरा कर पाता, तुमने खुद ही कह दिए थे, मेरा नाम अनीता है, यहीं एक मिशनरी स्कूल में टीचर हूँ, चंद रुपये मिलते हैं, उसी में किसी तरह मेरा और मेरे बूढ़े बाबूजी का खर्च चल जाता है। आज स्कूल में एक फंक्शन था, इसी से लौटने में देरी हो गई। कुछ देर रुककर तुमने फिर कहा था, सोचती हूँ
क्या हर्ज है अपने स्कूल में ही आपके संबंध में भी बातचीत करूं। फिलहाल कुछ तो अवलंब हो जाएगा। और हाँ, मेरे पड़ोस में लाला जी के मकान में एक कोठी खाली है, आप चाहें तो उसमें रह सकते हैं। खाना मेरे यहाँ खा लिया कीजिएगा। तुम्हारी बातों से मुझे बड़ा बल मिला था। तुम्हारे प्रस्ताव को मैं टाल न सका था, क्योंकि किसी भी आश्रय की तत्काल मुझे सख्त जरूरत थी। तुम्हारी ही कोशिशों की बदौलत शीघ्र ही मुझे एक शिक्षक की नौकरी मिल गई थी। तुम्हारे पिताजी का भी भरपूर अपनापन मिला था मुझे, लेकिन समाज की नज़रों में यह सब कुछ शीघ्र ही खलने लगा। एक दिन जब मैं शाम में घर लौट रहा था, कुएं से पानी भरती दो औरतों के बीच हो रही कुछ अजीब सी बातें मेरे कानों में पड़ी, जो मुझे अंदर तक बींध गई। उसी शाम तुमसे मिलकर मैंने तुम्हें सारी बातों से अवगत कराते हुए कहा था, सुनिए, शायद अब मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। लोग फीकरे कसने लगे हैं आपकी इज्जत। मनीष बाबू, अगर इन लोगों की चले ना तो किसी को जीने तक नहीं दे। मेरी बात काट तुम बिफर उठी थी। क्या दिया ही इस समाज ने आज तक हमें, सिवाय उपेक्षाओं और तानेबाजियों के। लेकिन मैंने इसे अनसुना कर दिया था और अपनी कोठी में अपने सामानों को समेटने लगा था। पीछे पीछे तुम भी चली आई थी और कुछ रुआंसे स्वर में धीरे से तुमने कहा था, जा रहे हैं क्या? आज आप भी हमारी गरीबी और बेबसी से उब गए? जाइए, मैं आपको रोकूंगी नहीं। मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की थी। गरीबी और बेबसी? अब आपने ये हीन भावना क्यों पाल लिया है? मैं खुद एक गरीब घर में पला हूँ, फिर आप तो देवी हैं। हाँ, देवी। एक पराये के लिए भी इतना प्यार, ये अपनापन कौन किसी को दे सकता है? ये सब सच अनीता जी, वो बहुत खुश नसीब होगा जो आपका साथ पा सकेगा। काश मेरे शब्द बीच में ही खत्म हो गए थे, मेरा वाक्य अधूरा ही रह गया था। मैंने देखा था तुम्हारी आंखें सजल हुई थी और तुमने सर झुका लिए थे। अपने प्यार का इजहार पहली बार हमने उसी दिन किए थे। उसी दिन हमने आजीवन साथ निभाने की कसमें खाई थी। प्यार करते हैं, करते रहेंगे, कि दिल बनते दिल में धड़कते रहेंगे। तेरा नाम लेने के जीते रहेंगे, तेरा नाम लेने के मरते रहेंगे। कितने हसीन दिन हुआ करते थे वे। घंटों प्यार भरी बातें हुआ करती थी। भावी जीवन के सुहाने सपने दिखे जाते थे। आप शब्द की औपचारिकताओं को लांघ अब हम तुम शब्द के अपनत्व पर उतर आए थे। गीत गाने का शौक मुझे बचपन से ही रहा है। मुझे अभी याद है, एक दिन शाम में तुम्हारी छत पर हम दोनों ही बैठे हुए थे और बड़े प्यार से मैंने तुम्हें गाकर सुनाया था। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। पिछले दशहरे की छुट्टी में जब मैं घर गया हुआ था, मैंने माँ से तुम्हारी चर्चा की थी। माँ कुछ रूढ़िवादी विचारों को मानती है ना, इसलिए मुझे तो कम ही उम्मीद थी कि वो हम दोनों की शादी की अनुमति देगी भी। लेकिन माँ ने जरा भी विरोध नहीं किया था। कैसे कहूँ, कितनी खुशी हुई थी मुझे उस दिन। लौटकर मैं जल्दी से जल्दी तुम्हें सारी बातों से अवगत करा देना चाहता था। इसी लौटने के दरमियान ट्रेन में मेरी मुलाकात हुई थी कल्पना से। कल्पना लखनऊ में कपड़ों के सबसे बड़े व्यवसायी KB मेहता की इकलौती बेटी। कल्पना को जैसा मैंने देखा था, गौरवर्ण, कंधों तक कटी केश राशि, होठों पर लिपस्टिक की मोटी परत, पूरी तरह पाश्चात्य रंग में रंगी हुई। बातों ही बातों में मैंने अपनी इच्छा जाहिर की थी। आप लोगों का तो अपना कारोबार है, मेरे योग्य कोई अच्छी सर्विस हो तो बात कीजिएगा अपने पिताजी से। मैं लखनऊ आऊँगा। टीचिंग जॉब के चंद रुपयों में क्या होने जाने को है। अजीब बातचीत क्या करना है। मेरे डैडी मेरी कोई बात नहीं टालते। माँ बाप की एकमात्र संतान हो ना, इसीलिए आप लखनऊ आके तो देखिए। कल्पना का जवाब था। मैंने भी खुशी खुशी सहमति प्रकट की थी। बनारस पहुंचकर मैंने समस्त बातों से तुम्हें अवगत कराया था। कितनी खुश हुई थी तुम। लेकिन दूसरे दिन मैंने तुम्हारे चेहरे पर अजीब तरह की गंभीरता पाई थी।
मेरे पूछने पर पहले तो तुम टाल गई थी, लेकिन काफी जिद करने के बाद बड़े ही आतंकित स्वर में तुमने कहा था, उफ, कल रात का सपना सचमुच कितना भयावह था वो। मैं तो बिल्कुल नींद से जाग पड़ी थी। मैंने देखा मैं तुमसे दूर, बहुत दूर कर दी गई हूँ। भगवान न करे। सुनकर मैं जोरों से हंस पड़ा था। धत पगली, सपने कभी सच नहीं होते, लेकिन तुमने मुझे कुछ अजीब तरह से देखा था। उफ, वो आंखें जैसे कह रही थी, तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। मेरे जीवन साथी बता, तू दिल धड़के रह। सब कुछ होते हुए भी तुम ही ने मुझे लखनऊ भेजा था। जाओ, अगर कोई अच्छी सर्विस मिल जाए तो बेहतर है ना। लखनऊ में लोगों से पूछता पाछता के बी मेहता के बंगले तक पहुंचा था और कल्पना से मिला था। मिलते ही बोली, मिस्टर मनीष, आपको ये जानकर खुशी होगी कि मेरे डैडी ने अपने सारे कारोबार की देखभाल का भार आपको सौंप देने का फैसला किया है। मुझे जैसे कानों पर विश्वास नहीं हुआ। बोला, आप तो मजाक कर रही हैं। हर किसी को इस पे आश्चर्य हो सकता है कि इतने बड़े व्यवसायी की बेटी ने एक साधारण से आदमी के लिए इतना सब कुछ क्यों किया। बट यू नो, आई लव यू मनीष, आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग एल्स, कहकर कल्पना ने कुछ अजीब तरह से मुझे देखा था। मैंने सफाई देनी चाहिए थी। माफ कीजिएगा, इंसान के दिल में बस एक व्यक्ति के लिए प्यार की जगह होती है। फिर मैंने तो शादी का वचन भी किसी और को दे दिया है। खैर, आप खुद सोच सकते हैं कितना बड़ा अंतर है किसी टीचर में और एक बड़े व्यवसाय के मालिक में, कहकर कल्पना अंदर चली गई थी। मैं अजीब पेशोपेश में था, क्या करूं क्या न करूं। एक तरफ तुम्हारा निश्चल प्यार अपनी ओर खींच रहा था, दूसरी ओर दौलत के चकाचौंध मुझे अंधा किए जा रही थी। एक बार तो मेरी आंखों के सामने वो पुराने दिन छा गए जब बाबूजी के अल्प वेतन की नौकरी के कारण महीने के आखिरी सप्ताह में हमें काफी तंगी के दौर से गुजरना पड़ता था। आखिरकार मैंने दौलत के सामने घुटने टेक दिए और चांदी के चंद टुकड़ों के लिए तुम्हारे पवित्र प्यार को बेच दिया। अभी 1 वर्ष भी नहीं बीता है और यथार्थ खुद ब खुद मेरे सामने आ गया है। वैसे हर चीज है यहाँ, धन दौलत ऐशो आराम, लेकिन तुम्हारा वो निश्चल प्यार यहाँ कहीं नहीं है। शादी का पूर्व प्यार के संबंध में की गई कल्पना की लंबी लंबी बातें आज तो बस एक ख्वाब बनकर रह गई हैं। उसके ऊपर उससे अहंकार की एक मोटी परत बैठी हुई है कि वो एक दौलत वाले की बेटी है और आज मैं जो कुछ भी हूँ वो सिर्फ उसकी बदौलत। यहाँ हर तरफ से पाश्चात्य संस्कृति की अजीब सी बू आती है। बड़ी बड़ी पार्टियाँ, होटलों और क्लबों के सैर सपाटे और लंबी चौड़ी बातें ये बड़प्पन की निशानी मानी जाती है यहाँ। सच मानो अनीता, मेरा तो दम घुटने लगा है। चांदी की लंबी लंबी दीवारों के बीच में जैसे बिल्कुल महत्वहीन होकर रह गया हूँ। मुझे डर है कहीं ये जबरदस्ती ओढ़ा गया संबंध किसी दिन पूरी तरह धराशायी न हो जाए। लेकिन तुम्हारा क्या होगा अनीता? मैं जानता हूँ समाज को तो कोई ना कोई बहाना चाहिए। लोग तुम पर कीचड़ उछालने से भी बाज नहीं आएंगे। कैसे सह पाओगी अनीता? अब मैं तुमसे क्षमा मांगू भी तो किस मुंह से? उसी योग्य भी तो नहीं। हाय तूने मुझे उल्फत के सिवा कुछ ना दिया और मैंने तुझे नफरत के सिवा कुछ ना दिया। तुझसे शर्मिंदा हूँ ऐ मेरी वफा की देवी, तेरा मुजरिम मुसीबत के सिवा